ठीक है, सो फाइनल सीरीज, मतलब फाइनल टॉपिक ऑफ द सीरीज, एंड दैट इज वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। अभी तक हमने सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमियाज पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट वेंट्रिकुलर अरिथमियाज पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि एनी अरिथमिया, जब हम वेंट्रिकुलर अरिथमिया बोलते हैं दैट मींस इनका ओरिजिन कहाँ से है, ऑब्वियसली वेंट्रिकल से ओरिजिन है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो अरिथमियाज है वो वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करते हैं। एंड मैंने अगर 50 बारी बोर्ड में भी सेम चीजें लिखवाई थी कि जब भी कोई अरिथमिया नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से अलग ओरिजिनेट करेगा तो हमेशा उसके दो हॉलमार्क्स होंगे। सबसे पहला हॉलमार्क होगा उसकी अबनॉर्मल शेप होगी, और दूसरा हॉलमार्क होगा अबनॉर्मल ड्यूरेशन होगा। तो सबसे पहली बात ड्यूरेशन का मतलब है, अगर हम वेंट्रिकुलर अरिथमियाज की बात करें दैट मींस मोस्ट कॉमनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव को इफेक्ट करेगा। दैट मींस, ठीक है, लॉजिकली बहुत सिंपल सी चीज ये है कि ये हमेशा अबनॉर्मल ड्यूरेशन मतलब ऑलवेज इसका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है विल बी मोर देन 0.12 सेकंड्स। ये तो रूल है। ठीक है, इसकी अबनॉर्मल शेप होगी, अबनॉर्मल शेप मोस्ट कॉमन जो शेप होती है जो वेंट्रिकुलर अरिथमियाज की होती है वो ये होती है, ऐसी शेप हमेशा। अब ऐसा ये नहीं पता ये ऐसा क्यों होता है, बट मोस्ट कॉमन जो शेप होती है वो हमेशा इसी शेप में, शेप जैसा अरिथमिया होता है हमेशा। ठीक है, यही ऐसे ऐसी अजीब सी ये मोस्ट कॉमन शेप है जो मैं बताऊंगा अभी अबनॉर्मल शेप होती है। ठीक है, एंड तीसरा, ठीक है, अगर ये वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा हॉलमार्क है पी वेव नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली लॉजिकली पी वेव देखने को नहीं मिलती। यूजुअली अगर कोई जंक्शनल अरिथमिया होता है तो हमें रेट्रोग्रेड पी वेव्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ यूजुअली बोला जाता है कि अगर अरिथमिया वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, तो देयर इज नो रेट्रोग्रेड पी वेव का कांसेप्ट, वहां पे पी वेव होती नहीं है। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं स्टार्ट करने से पहले ही बोल दूंगा कि एनी अरिथमिया जो हम अब वेंट्रिकल अरिथमिया पढ़ रहे हैं, सिंस दीज अरिथमियाज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल दे विल नॉट हैव पी वेव, they will have abnormal shape and abnormal duration. That means the QRS complex will be more than 0.12 seconds. ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमन टाइप, अब देखो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन आ गया, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमिया इज नॉट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इट इज नॉट वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इट इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हमने सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया स्टार्ट किया था वहां पे भी हमने प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, बट वहां पे वो मोस्ट कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पे द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमिया इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वेरी सिंपल, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सपोज अगर ये हुआ एक पी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये टी वेव, अचानक से वेंट्रिकल प्रीमेच्योरली कॉन्ट्रैक्ट करके, अगेन द सेम रीजन, कॉफी। ठीक है, कॉफी कैफीन इनटेक, मैं मोस्ट कॉमन रीजन बनवा के चलूंगा और यही रीजन है, डबल ही आता है, कॉफी कैफीन सेम। तो सपोज क्या है, अगर फिर से अगर मैं सपोज ये नॉर्मली ऐसे ऐसे आ रहा है, फिर से पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव ऐसे चल रहा है, लेकिन इनके बीच में एक चेप हो गया बड़ा सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे। ठीक है, दिस बीच में जो चेप हुआ है तुम्हें इसमें तीन हॉलमार्क्स देखने को मिल रहे हैं, देयर इज नो पी वेव, ठीक है, देयर इज ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मोर देन 0.12 सेकंड्स, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज देयर इज अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। सो अगर ये तीनों चीजें सैटिस्फाई होती हैं दैट मींस द पेशेंट हैज अ प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, पीवीसीज आर ओवरऑल द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरिथमियाज दैट यू कैन एवर सी। ठीक है, इन दी वेंट्रिकल्स। अब देखो दो तरीके के ईसीजी बन सकते हैं जब पीवीसीज आती है, या तो ये वाला ईसीजी जो तुम्हें दिख रहा है, या फिर दूसरा ईसीजी क्या होता है, सपोज क्या हुआ किसी पेशेंट को एक नॉर्मल साइकिल हुई, ठीक है, पी क्यूआरएस टी, उसके बाद एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आया। अब इसके बाद क्या हुआ, देयर विल बी अ कंपनसेटरी पॉज, कंपनसेटरी पॉज, दिस इज अ कंपनसेटरी पॉज। ये कंपनसेटरी पॉज और भी कहीं तुम पढ़ चुके हो, कहाँ होता है ये कंपनसेटरी पॉज, किसी और किसी और एरिया में भी होता है कंपनसेटरी पॉज, फ्लैट लाइन। अगर तुम्हें ब्लॉक्स याद हो तो ब्लॉक्स के अंदर भी हमने सेम चीज पढ़ी थी, नोडल सेकंड डिग्री ब्लॉक्स टू बी प्रिसाइज, एबी नोडल सेकंड डिग्री ब्लॉक, वहां पे भी कंपनसेटरी पॉज होता है, यहाँ पे भी। उन दोनों का रीजन सेम है कि अभी जो हार्ट है वो रिफ्रैक्टरी है। ठीक है, जो हार्ट है आपका वो भी क्यूट सा रिफ्रैक्टरी पीरियड में है। ठीक है, सो इसलिए तो दो तरीके के पीवीसी आ सकते हैं। पहला पीवीसी या तो दो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में हो, ये एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, ये एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, उसके बीच में तुम्हारा एक पीवीसी डाल दिया। सो क्योंकि ये दो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के बीच में है तो ऐसे पीवीसी को हम इंटरपोलेटेड पीवीसीज बोलते हैं। इंटरपोलेटेड पीवीसीज, अ पीवीसी व्हिच अकर्स बिटवीन टू नॉर्मल complexes, whereas the most common finding, दो most common finding वो सेकंड वाली होती है, which is normally दिस ओनली, कि जब भी एक पीवीसी आएगा मोस्ट कॉमनली ऐसा देखा जाता है कि कंपनसेटरी पॉज फॉलो करता ही करता है। ठीक है, तो ये दो मोस्ट कॉमन चीजें होती हैं जो पीवीसी के साथ देखी जाती है। ठीक है, ठीक है, इतना कोई डाउट यहाँ, ये छोटे सी चीज में कुछ डाउट शंका तो बताओ, किसी को कोई डाउट? ठीक है, सो अब बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ पीवीसीज होते हैं, बहुत सारे।
ठीक है, 3 4 5 होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑब्वियसली हमें पता है दैट इज आइसोलेटेड पीवीसी। एक चेप सा एक पीवीसी आ गया, जो मैंने ऊपर भी बना के दिखाया कि एक लौता एक रैंडमली एक पीवीसी आ गया, तुमने सपोज कैफीन पिया, ज्यादा पी लिया, एक पीवीसी हो गया, काम खत्म। ईसीजी में एक नॉर्मल फाइंडिंग है, कोई बात नहीं, पीवीसी आगे कहां होके चला गया, आइसोलेट पीवीसी नॉर्मल। दूसरा पीवीसी होता है, ठीक है, विच इज अ थर्ड कॉज। मैंने तुम्हें बोला था मैं 3 कॉजेज ऑफ इरेगुलरली रेगुलर रिदम बताऊंगा, ठीक है। सो एक कॉज है इरेगुलरली रेगुलर रिदम, ठीक है। अभी तक हमने 2 कॉजेज ऑफ इरेगुलरली इरेगुलर रिदम पढ़े। इरेगुलर रिदम के 2 कॉजेज, एक होता है मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया और दूसरा होता है तुम्हारा एट्रियल फिब्रिलेशन। आई एम टेलिंग यू द सेकंड कॉज, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज आफ्टर एट्रियल फ्लटर ऑफ इरेगुलरली रेगुलर रिदम, ठीक है। तो वो 2 चीजें होती हैं, या तो सपोज मेरे पास क्या है, एक साइनस वेव, एक ये पीक्यूआरएस टी वेव, और मेरे पास उसमें से बीच में एक पीवीसी आ गया, या तो ये। अदरवाइज मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है फिर से एक साइनस वेव, साइनस रिदम, ठीक है, फिर से एक साइनस रिदम, ठीक है, और उसके बीच में एक पीवीसी चेप हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन है। दैट मींस मेरा जो रेशियो अल्टरनेट कर रहा है कि 1 साइनस वेव 1 पीवीसी, यहाँ पे क्या है 2 साइनस वेव एंड 1 पीवीसी, ठीक है। तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, यहाँ पे 2:1 का रेशियो है। बेटा 1 + 1 कितना होता है, जल्दी से बताएंगे हम, जल्दी फटाफट। 1 + 1 कितना होता है, एंड 2 + 1 कितना होता है, 3, है ना। तो इस अरिथमिया को, जिसमें एक पीवीसी आता है और एक तुम्हारा साइनस रिदम आती है, ऐसे अरिथमिया को बोलते हैं बाइजेमिनी, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। और ऐसा टाइप ऑफ अरिथमिया जिसमें क्या होता है, 2 साइनस रिदम 1 पीवीसी होता है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर ट्राइजेमिनी। तुमने ये टर्म ऑलरेडी कहीं सुन रखा है, कहीं पहले जिंदगी में, फार्मा में, मैं हिंट देता हूँ, फार्मा में सुना होगा। शाबाश, ventricular bigeminy, ventricular trigeminys are very common arrhythmias which are induced by digoxin. Very 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 important. आज तुम्हें उसका मतलब पता चल गया कि what is actually ventricular bigeminy and trigeminy. And obviously these are examples of irregularly regular rhythm because हमें पता है what is irregular regular, the wave which is abnormal. Yes, बिल्कुल, हमारा PVC is an abnormal wave, but they occur at a normal interval, 1:1 की रेशियो में आ रही है। यहाँ पे भी सेम चीज है, 2:1 की रेशियो में आ रही है। That is why it is a cause of irregularly regular rhythm, which is a very important thing. Please don't forget it. तो ये सेकंड टाइप ऑफ तुम्हारा PVC हो गया। थर्ड टाइप ऑफ PVCs आर, नाम में लिखा है, उसको बोलते हैं मल्टीफोकल PVCs। इतना इजी है। अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी इसके प्रीवियस क्लास में, उसको बोलते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। यहाँ सेम चीज, सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, मल्टीफोकल PVCs आर PVCs which originate from multiple foci in the ventricle, ठीक है, मल्टीपल फोका इन द ventricle। तो इसका हॉलमार्क क्या होगा, कैन यू टेल मी सबसे बड़ा हॉलमार्क ऑफ मल्टीपल फोका वाले PVC? शाबाश, वेल डन। बस यही ऑन बात रखना है, एवरी पीवीसी विल हैव अ डिफरेंट शेप, एवरी पीवीसी विद डिफरेंट शेप, ठीक है, डिफरेंट शेप। बस दिस इज व्हाट यू कॉल एज मल्टीफोकल पीवीसी। खत्म, वेल डन, एक्सीलेंट। तो हमने 3 तरीके की पीवीसी पढ़ ली। मैं चौथा तरीके का पीवीसी तुम्हें बताता हूं। अगर मेरे पास कंसेक्यूटिवली, द वर्ड सुनना, कंसेक्यूटिवली 3 पीवीसी आ गए, कंसेक्यूटिव मोर देन इक्वल टू 3 पीवीसीज, ये एक डेंजर क्यों है, ये एक डेंजर क्यों है, क्या बात है? क्योंकि दिस 3 consecutive PVCs are given a very specific term. These 3 consecutive PVCs lead to development of a very very important thing, and उसको बोलते हैं ventricular tachycardia, ठीक है। तो 3 consecutive PVCs together is known as ventricular tachycardia. So this is the perfect definition of ventricular tachycardia। ऐसे 1 PVC, 2 PVC, 3 PVC, 3 तो मिनिमम बोलते हैं, उसके बाद तो ये पूरी कंटिन्यूस सीरीज आती है सेम तरीके से। तो मिनिमम 3 PVC कंटिन्यूस अगर कहीं पे भी देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं, इट इज नाउ not known as not known as PVC, it is now called as ventricular tachycardia। 3 consecutive PVC आने चाहिए, ठीक है। एंड आखिरी वाला PVC which is important is a PVC जिसको बोलते हैं R on T phenomena। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। देखो बहुत इजी है। R on T phenomena का मतलब क्या है बेटा? अगर सपोज तुम देखो, सपोज ये मेरा P wave है, ये मेरा QRS कॉम्प्लेक्स है, R on T, इसका मतलब क्या है? टी वेव अभी आएगी, मेरी टी वेव कंप्लीट भी नहीं हुई थी, इसकी टी वेव कंप्लीट नहीं हुई थी, उसके बीच में एक चेप पीवीसी हो गया, पीवीसी शुरू हो गया, यहाँ पे टी वेव अभी फॉल नहीं की थी, पीवीसी आ गया एक, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज आर ऑन टी फिनोमेना, एंड दिस आर ऑन टी फिनोमेना इज द ओरिजिन ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। जैसे ये हुआ उसके बाद वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया अपने आप शुरू हो जाता है, वहां पे पूरे 3 लगातार पीवीसी आ जाते हैं। तो आर ऑन टी फिनोमेना सबसे पहले होगा, उसके बाद तुम्हारा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो जाता है, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव पीवीसीज के बाद आ जाते हैं, ठीक है। तो आर ऑन टी फिनोमेना इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तभी पूछते हैं व्हिच इज द डेंजरस पीवीसीज। सो ये जो मल्टीफोकल पीवीसीज है, ठीक है, R on T phenomena वाले PVCs, ventricular tachycardias, all of these are dangerous PVCs, multifocal PVCs, VTAC, ठीक है, R on T phenomena, all of these are dangerous PVCs।
वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, वेंट्रिकुलर ट्राइजेमिनी इज नॉट डेंजरस बिकॉज हमें पता है कि भैया वो रेगुलर रिदम होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, डॉक्स में देखे जाते हैं, यू स्टॉप द ड्रग, यू स्टॉप द पीवीसी। सिमिलरली आइसोलेटेड पीवीसी भी आराम से आ सकते हैं, सपोज तुमने कैफीन वगैरह इनटेक कर लिया, उसकी भी हमें कोई टेंशन नहीं है। द टेंशन जो मेरी आती है दैट इज ये 3 पीवीसीज की, वीटैक, मल्टीफोकल टैकिकार्डिया, सॉरी मल्टीफोकल पीवीसी एंड आरओटी फिनोमेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दीज आर द 3 डेंजरस पीवीसीज। सो व्हेन यू सी अ पीवीसी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है, यू सी दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ पीवीसी, यहाँ पे अपना ये अलग शेप है, हम पीवीसी की शेप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मैं 50 बार बोलूं कुछ भी आ सकता है। सो दिस इज अ पीवीसी व्हिच इज फॉलोड बाय कंपेंसेटरी पॉज, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द कंपेंसेटरी पॉज, सेम चीज है यहाँ पे, पीवीसी रिप्रेजेंटेड बाय कंपेंसेटरी पॉज, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज व्हाट इज अ पीवीसी। और ऑब्वियसली दिस सीम्स लाइक एन इंटरपोलेट, नहीं ऑब्वियसली कंपेंसेटरी पॉज इंटरपोलेटरी कैसे होंगे, हाँ, अगर यहाँ कंपेंसेटरी पॉज नहीं होता तो ये इंटरपोलेटरी पीवीसीज होते, लेकिन यहाँ पे कंपेंसेटरी पॉज है, दैट इज व्हाई, ठीक है, इट इज मतलब इट इज अ इंटरपोलेटेड पीवीसी, सॉरी इट इज अ नॉर्मल वाला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीवीसी, ठीक है, नॉट अ इंटरपोलेटेड पीवीसी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट अ प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी है, हाँ देखो यहाँ पे भी है बेटा, देखो ये रहे, ये लीड V5 को देखो बेटा, ये रहा एक पीवीसी, ठीक है, ये रहा एक पीवीसी फॉलोड बाय कंपेंसेटरी पॉज, पीवीसी फॉलोड बाय कंपेंसेटरी पॉज, पीवीसी फॉलोड बाय कंपेंसेटरी पॉज, ठीक है, बट ये कंसेक्यूटिव नहीं है, बोलोगे भैया 3 कंसेक्यूटिव नहीं है, अलग अलग है, तभी इसको वीटैक नहीं बोलते, इसको पीवीसी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है, कोई टेंशन की बात नहीं, दिस इज नॉट, ठीक है। इसको तुम बाइजेमिनी भी नहीं बोल सकते क्योंकि हर 2 के बाद नहीं आ रहा है, 4 के बाद एक आ रहा है, हर 2 के बाद, तो ये कोई ना बाइजेमिनी है ना ट्राइजेमिनी है, नथिंग, ठीक है। दिस इज सिंपल एंड आइसोलेटेड पीवीसी और नथिंग, और कुछ नहीं है, दिस इज एन आइसोलेटेड पीवीसी का पीसीजी, ठीक है, दिस इज एन आइसोलेटेड पीवीसी, बस। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, तो पीवीसी, अच्छा अब इतनी बात कर लिए तो ट्रीटमेंट की भी बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू यू मैनेज, अगर तुम्हें एक पीवीसी दिख जाए, देख अगर आइसोलेटेड है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यूजुअली हम मैनेज उन पीवीसीज को करते हैं जो डेंजरस होते हैं, जो मैंने बताया, मल्टीफॉर्म पीवीसीज, वीटैक वाले पीवीसीज एंड आरओटी फिनोमेना वाले पीवीसीज, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हिच इज ओवरऑल द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ पीवीसी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ पीवीसी इज एमआई। Acute MI is overall the most common cause of PVC. This is something which you have to remember. Acute MI is the most common cause of PVC. And the drug of choice for PVC is beta blocker. ठीक है, premature ventricular contraction का drug of choice is beta blocker. And the treatment of choice is radio frequency ablation या फिर catheter ablation. Plus ये 3 statements हैं, please ध्यान रखना. Most common cause of a PVC is acute MI. The drug of choice is beta blocker. Treatment of choice radio frequency ablation होता है. ये mind you don't always give treatment for a PVC. Only give treatment for PVCs which are dangerous, multifocal, VTAC like and RNT phenomena. इन 3 PVCs के लिए ही यूजुअली तुम देते हो। एंड प्लस अगर तुम्हें कोई भी PVC MI के अंदर दिख गया, तुम्हें पता है एक MI का पेशेंट है, उसके अंदर गलती से भी PVC दिख गया, इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये इजीली कुछ भी बन सकता है, ROT फिनोमेना भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। सो अगर किसी पेशेंट में MI में तुम्हें PVC दिख गया, तो चाहे वो आइसोलेटेड PVC भी क्यों ना हो, अगर एनी पेशेंट ऑफ MI यू सी अ PVC, यू ट्रीट द PVC। MI is a danger, क्योंकि most common cause of PVC is MI, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट शंका, PVC यहां पे खत्म होता है, PVC में कुछ डाउट, ठीक है। अब आते हैं PVC का एक टाइप, दैट इज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं थोड़ा। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, जैसे मैंने पूरी कहानी बताई थी कि क्या हुआ, किसी पेशेंट को सबसे पहले ROT फिनोमेना हुआ, ये P वेव, ये QRS कॉम्प्लेक्स, ये T अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, देयर इज एन ROT फिनोमेना, एंड इस ROT फिनोमेना के बाद तुम्हारा 3 कंसेक्यूटिव आ गए, और उसके बाद वीटा की पूरी कहानी शुरू हो गई। अब तो पूरा ऐसे चलता रहेगा, ये कहानी शुरू हो जाएगी। सो सबसे फर्स्ट क्या होता है, ऑब्वियसली वी नो द फर्स्ट इज ROT फिनोमेना, ठीक है, विल लीड टू मोर देन इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव PVCs, एंड वंस द 3 कंसेक्यूटिव PVC, तो उसके बाद तुम्हारी पूरी कहानी वीटा शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिवली चलते रहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया ऑल अबाउट। टैकिकार्डिया का मतलब लॉजिकली हार्ट रेट मोर देन 100 होगा, बट किसका, ventricular heart rate, when we are talking about ventricular heart rate, the heart rate is more than 100, most commonly ranging from 120 to 200। 200 के बाद मेरी ज्यादा फटने लग जाती है, तो 120 to 200 इज द मैक्सिमम रेंज जो वीटैक में रेंज करती है, ठीक है, ये हार्ट रेट की रेंज होती है, ठीक है। 100 से ज्यादा तो होगा बिकॉज टैकिकार्डिया है, बट 120 से 200 इज द रेंज दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन पेशेंट्स विद वीटैक्स। अब वीटैक बेटा 2 टाइप का होता है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया 2 टाइप का होता है। अब प्लीज अपनी पूरी अटेंशन इधर रखनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है यहाँ पे, अपनी पूरी अटेंशन इधर। वीटैक 2 टाइप का होता है, एक होता है मोनोमॉर्फिक, ठीक है, मोनो MOR मॉर्फिक वीटैक, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। दूसरा हो सकता है पॉलीमॉर्फिक। अब इसके नाम में क्या लिखा है बताओ, नाम से क्या समझ में आ रहा है? मोनोमॉर्फिक मतलब, मोनो का क्या मतलब होता है? 1, yes, so that means all the PVCs, all the premature ventricular contraction, या फिर all the waveforms will have same morphology, one morphology, same morphology, whereas in a polymorphic ventricular tachycardia all the PVCs या फिर all the waveforms will not have same morphology,
एंड इस पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को एक क्यूट सा नाम भी दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज, किसी को पता है कि पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का दूसरा नाम क्या होता है? टॉर्साज दे पॉइंटिस। ठीक है, ये तुमने 50 सुन रखा होगा। अब इसको बोलते हैं टॉर्साज दे पॉइंटिस, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आई वांट टू फर्स्ट कंप्लीट टॉर्साज दे पॉइंटिस अभी इसी वक्त, बाकी उस पर बाद में टाइम वेस्ट करेंगे। सबसे पहली चीज मैं टॉर्साज खत्म करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो टॉर्साज का जो ईसीजी फाइंडिंग है, देखो पहले कहीं पे भी अगर तुम्हें ईसीजी दिख जाए, देयर इज नो अदर डिफरेंशियल। ठीक है, धीरे 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 करके ऐसे ऐसे करके स्टार्ट होता है, इसकी वेव बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती, एक पीक पहुंचती है, फिर धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। दिस इज द क्लासिकल टॉर्साज। क्लासिकल टॉर्साज पॉइंट ऐसे ही देखने को मिलता है, कहीं पे भी ऐसे देखने को मिलेगा, ये टीडीपी है। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइंडिंग। ठीक है, व्हाई डज दिस अकर, मतलब व्हाई डज दिस पैटर्न अकर, ये नहीं पता, बट ये है कि अगर कहीं ये पैटर्न है, ये आंसर टीडीपी है। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एवरी वेव फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर वेव फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आल्सो नोन बाय द नेम टॉर्साज दे पॉइंटिस। अब पहली बात, लेट्स डील, अच्छी डिटेल में हम पढ़ते हैं टॉर्साज दे पॉइंटिस में क्या क्या होता है। ठीक है, टॉर्साज दे पॉइंटिस का या फिर पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को और एक नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। ठीक है, QT prolongation is also the same thing. So let's talk about the causes of torsades. Let's talk about the causes of QT prolongation, which can be of two types, congenital and acquired. ठीक है, तो दो तरीके से QT prolong हो सकता है, या तो congenital cause की वजह से या तो acquired cause की वजह से। अब congenital causes में सबको बोलते हैं long QT syndrome। जितने भी तुम्हारे congenital causes होते हैं उसको बोलते हैं long QT syndromes। I am not here going to discuss दुनिया भर के जितने भी long QT syndromes हैं, but मैं तुम्हारे को एक hallmark बताता हूँ long QT syndromes का। These long QT syndromes में जो ये जो QT सिंड्रोम आता है, मतलब ये जो टॉर्साज दे पॉइंटिस इंड्यूस होता है, दीज आर ऑलवेज इंड्यूस्ड बाय सम ट्रिगर्स। ठीक है, कोई ट्रिगर आता है जो इंड्यूस करता है इन लॉन्ग QT सिंड्रोम्स को, ध्यान रखना। ठीक है, तो आई विल नॉट डिस्कस ऑल द लॉन्ग QT सिंड्रोम, मैं सिर्फ 3 रेलेवेंट लॉन्ग QT सिंड्रोम डिस्कस करूंगा, सिर्फ 3 रेलेवेंट। The first relevant congenital long QT syndrome that I want to discuss is a very very famous syndrome known as Brugada syndrome। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बेटा ब्रुगाडा सिंड्रोम, अ वेरी फेमस सिंड्रोम। इसके अंदर पूछते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच जीन इज म्यूटेटेड इन ब्रुगाडा सिंड्रोम? आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है अगर किसी को बताओ? SCN5A जीन की म्यूटेशन। अब इसमें क्या है, इसको रटना है, अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सोडियम, ठीक है, CN स्टैंड्स फॉर चैनल, इसमें कुछ बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, 5A, ठीक है, सो SCN5A जीन की म्यूटेशन होती है ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर। सोडियम चैनल, बेसिकली सोडियम चैनल यहाँ पे म्यूटेटेड होता है, सोडियम चैनल 5A यहाँ पे म्यूटेटेड होता है, सो इसकी म्यूटेशन होती है। पहला क्वेश्चन तो यही लगता। दूसरा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लॉन्ग QT सिंड्रोम इट इज टाइप 3 लॉन्ग QT सिंड्रोम। ठीक है, टाइप 3 मतलब ऑब्वियसली मैं बहुत सारे लिस्ट है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 12 तक लिस्ट जाती है, 1 से लेकर 12 होते हैं। ब्रुगाडा सिंड्रोम इज दी टाइप 3 लॉन्ग QT सिंड्रोम विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SCN5A या फिर 15A5 जो भी बोल लो, उसकी म्यूटेशन होती है। एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रिगर? मोस्ट कॉमन ट्रिगर ये भी बहुत इजी है, जैसे मैंने बोला ना, लॉन्ग QT सिंड्रोम्स आर इंड्यूस्ड बाय ट्रिगर। जहां पे सोने से, सोना, स्लीप, S स्टैंड्स फॉर सोडियम, S स्टैंड्स फॉर स्लीप, स्लीप इंड्यूस्ड PVT आता है। ठीक है, सोने से तुम्हारा यहाँ पे PVT, बंदा सोते सोते मर जाता है। ठीक है, पता चलता है सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, रात को सो गया, सोने गया, सुबह उठा ही नहीं, तो लोगों को लगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक्चुअली में नहीं है, वो पेशेंट ब्रुगाडा सिंड्रोम से सफर कर रहा था, रात को सोते सोते सो गया, सोते सोते मर गया। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द फाइंडिंग्स व्हिच इज सीन इन पेशेंट विद लॉन्ग QT दिस ब्रुगाडा सिंड्रोम। बहुत क्लासिकल फाइंडिंग होती है, एक फाइंडिंग बहुत स्पेसिफिक है, तो उसको बोलते हैं QRST फाइंडिंग। ठीक है, तो ABCD तो सबको आती है, QRST लगातार साथ में जाओ। लेट्स सब कुछ दिखाते हैं। ST से उठा लेते हैं, ST सेगमेंट एलिवेशन। अगर तुम्हें याद हो, हमने जब ST सेगमेंट एलिवेशन के कॉजेस पढ़े थे, तो वहां पे एलिवेशंस था। एलिवेशंस में S स्टैंड्स फॉर सडन कार्डियक डेथ इंड्यूस्ड बाय ब्रुगाडा सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ब्रुगाडा सिंड्रोम, द ST सेगमेंट एलिवेशन। बट प्लीज रिमेंबर, ये ST सेगमेंट एलिवेशन बहुत स्पेसिफिक लीड्स में देखी जाती है, कभी नहीं भूलना, V1 V2 ओनली एंड ओनली। ST सेगमेंट एलिवेशन तो हम MI से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, बट ST सेगमेंट एलिवेशन स्पेसिफिकली सीन इन V1 V2 विद, और क्या क्या चीजें होती हैं? R स्टैंड्स फॉर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड Q स्टैंड्स फॉर QT प्रोलॉन्गेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, अगर इनका ये तीनों साथ में हो, QT prolongation, that means the patient has torsades de pointis, ST segment elevation specifically in V1 V2, and third is the right bundle branch blocks। इन तीनों का classical cluster is what you call as Brugada syndrome। तो very 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 important thing है, इसका only treatment is as soon as possible इस चीज को identify करो, and the treatment of choice is, अभी बताऊंगा। देखो बेटा, यहीं पे बता देता हूँ। हमने पढ़ा था
जो हमारे कार्डियो वर्जन होता है, ठीक है, हमने इतनी देर में पूरा डिस्कस किया था व्हाट इज कार्डियो वर्जन। कार्डियो वर्जन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन और एक होता है बेटा तुम्हारा डीसी कार्डियो वर्जन। डीसी कार्डियो वर्जन का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ। डीसी कार्डियो वर्जन इज आल्सो नोन बाय द नेम, डीसी कार्डियो वर्जन इज आल्सो नोन बाय द नेम, डीसी कार्डियो वर्जन को डिफिब्रिलेटर भी कहते हैं, ठीक है। डीसी कार्डियो वर्जन को डिफिब्रिलेटर के नाम से भी जाना जाता है, डिफिब्रिलेटर, ठीक है, डिफिब्रिलेशन जो भी। अब ये तो हमने सिंक्रोनाइज का मतलब क्या था उस दिन बताया था कि जब हम लोग कब शॉक दे रहे हैं, ऑन द आर वेव, जब हमें आर वेव दिखती है तो हम शॉक देते हैं, मोस्ट कॉमनली पीएसवीटी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। बाकी कहीं भी जगह हम डिफिब्रिलेटर या फिर डीसी कार्डियो वर्जन यूज किया जाता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ये जो डिफिब्रिलेटर होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक जो तुमने सबसे ज्यादा कॉमनली मूवीज में देखा है, शोज में देखा है, दैट इज एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। तो दिस इज एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो हर जगह देखा जाता है। तुम सबको ऑलरेडी पता है कि अगर सपोज ये मेरा चेस्ट एरिया है, ठीक है, ये मेरा निपलर एरिया है, ठीक है, तो दो जगह पे लगाया जाता है डिफिब्रिलेटर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है, तो जो जगह पे लगाया जाता है, एक होता है सुप्रा मैमरी, यहाँ पे तुम्हारा इंफ्रा मैमरी बोल लो, तो यहाँ पे दो जगह पे ऐसे दो जो पैडल्स होते हैं ना वो ऐसे करके लगा सकते हो, ठीक है। एईडी भी, ये बेसिकली एईडी की पोजीशन है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एईडी, जो एसीएलएस के प्रोटोकॉल के अंदर है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एईडी, ठीक है। तो जो भी बस तुम्हारे को इतना याद होना चाहिए, दो टाइप के डिफिब्रिलेटर होते हैं, एक एक्सटर्नल जो हम बाहर से पैडल्स मारते हैं और एक इंटरनल डिफिब्रिलेटर। तुम सोच सकते हो वी हैव एन, आजकल हम मेडिसिन में इतना ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं डिफिब्रिलेटर को पेशेंट्स हु आर मोर प्रोन टू गेटिंग अरिथमियाज, ठीक है, उनके अंदर हम बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर द मोस्ट कॉमन साइट जहां पे इम्प्लांट किया जाता है इज बिलो द क्लैविकल, बिलो द क्लैविकल। ये पूछ चुके हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर इज बिलो द क्लैविकल। इसको इम्प्लांट करते हैं और हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं, और तो ये क्या करता है, ये सेंस करता है जब भी मेरा पेशेंट शॉकेबल रिदम में चला जाता है, ठीक है, तो इमीडिएटली ये शॉक डिलीवर कर देता है और मेरे पेशेंट का सब कुछ रिस्टोर कर देता है। So that is why the treatment of choice of patient with Brugada syndrome is implantable defibrillator. Please remember Brugada syndrome का treatment of choice है, जल्दी से उसको identify करके confirm करो and एक implantable defibrillator लगा दो, क्योंकि हमें नहीं पता इसको कब अरिथमिया हो जाए, कब ट्रोसाज हो जाए और मर जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अंदर ही उसकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं implantable defibrillator। So सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई, ठीक है। फिर ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ तुम्हारा वो था, क्या कहते हैं, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का, कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ठीक है। फिर सेकंड हम जब बात करते हैं, दो साइड बाय साइड पढ़ते हैं, एक होता है रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम, ठीक है, रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम, एंड सेकंड मोस्ट कॉमन जो हो सकता है दैट इज व्हाट यू कॉल जेरविल लैंगे सिंड्रोम, ठीक है। तो दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम एंड सेकंड इज व्हाट यू कॉल जेरविल लैंगे सिंड्रोम। अब जब तुम इन दोनों को कंपेयर करते हो तो प्लीज रिमेंबर दोनों के दोनों आर एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, बट रोमानो वॉर्ड के अंदर डेफनेस नहीं होती है, बस इतना, यही क्वेश्चन पूछना और कुछ नहीं पूछते। एंड जेरविल लैंगे में जो होती है डेफनेस होती है, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। डेफनेस इज नॉट प्रेजेंट इन रोमानो वॉर्ड, जेरविल लैंगे में डेफनेस प्रेजेंट होती है। जेरविल भेंगा है, लैंगे है, जैसे भी तुम याद करना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस, ठीक है, दिस पेशेंट इज डेफ, दीज पेशेंट्स आर नॉट डेफ। एंड अगर तुमसे कोई पूछे विच इज ओवरऑल द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, द आंसर इज रोमानो वॉर्ड, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ long QT syndrome, congenital long QT syndrome, congenital long QT syndrome is Romanov-Ward syndrome. It is not Brugada, it is Romanov-Ward syndrome, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स के लॉन्ग QT syndrome है, फर्स्ट इज Brugada, सेकंड इज Romanov-Ward, थर्ड इज Jervell-Lange syndrome। इसमें किसी को कुछ डाउट, शंका, दिक्कत इस चीज में, congenital long QT syndrome में कुछ डाउट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में बताना भूल गया, जब हम QT प्रोलॉन्गेशन बोलते हैं, कोई मेरे को बताया कि व्हाट इज अ नॉर्मल QT इंटरवल? नॉर्मल क्यूटी इंटरवल क्या होता है बेटा? नॉर्मल क्यूटी इंटरवल किसी को कोई आइडिया? शुरू के लेक्चर सीरीज 360 to 440 कितना? 360 to 440 मिलीसेकंड। हाँ, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो वैसे हमने रूल बताया था ना कि पूरा ईसीजी जो सकता है पीआर इंटरवल एंड क्यूटी इंटरवल में खत्म हो जाता है। सो 1 2 3 4 रूल याद रखते हैं हम लोग। 0.1 से लेकर 0.2 सेकंड जो है वो पीआर इंटरवल, 0.3 से लेकर 0.4 सेकंड जो है वो क्यूटी इंटरवल, ठीक है। सो क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू जो होती है दैट इज 0.30 सेकंड्स, ठीक है, से लेकर 0.40 सेकंड्स, प्लीज रिमेंबर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एंड अगर तुम क्यूटीसी की बात करो, व्हिच इज करेक्टेड क्यूटी इंटरवल, इट इज ऑलवेज लेस देन 0.44 सेकंड्स। अब What is the definition of QT prolongation? QT prolongation की definition males और females में अलग होती है। Males में QT prolongation is defined as more than 0.44 seconds
and females में the QT prolongation is defined as more than 0.46 seconds. Obviously QTC से define किया जाता है, QTC से define किया जाता है. QTC males में 0.44 seconds, females में more than 0.6 seconds is the definition of QT prolongation. ठीक है. So now let's discuss the acquired causes of QT prolongation, acquired causes of Trossard's. ठीक है. तो उसके लिए मेरे को पहले आपको ना एक और बारी एक्शन पोटेंशियल से रूबरू करवाना पड़ेगा. ठीक है. कार्डियक एक्शन पोटेंशियल से थोड़ा एक रूबरू कर लेते हैं अपने आप को. ठीक है. जब तुम कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा डिटेल में देखते हो तो तुम्हें पता है भाई ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के ये फेजेस हैं. क्या फेजेस हैं भैया? पहला है ऑब्वियसली डीपोलराइजेशन है, सेकंड रीपोलराइजेशन. तो ये जो सेगमेंट है दिस सेगमेंट 1 इज द डीपोलराइजेशन फेज. अब जब इसमें डीपोलराइजेशन करना है तो कैसे करेगा बेटा डीपोलराइजेशन? अगर सेल नॉर्मली नेगेटिव होता है अंदर की तरफ, हमारा अगर तुम सेल देखोगे अंदर की तरफ सेल नेगेटिव बाहर पॉजिटिव. अगर मेरे को डीपोलराइज करना है दैट मींस मेरे को अंदर के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज करनी है तो मेरे को किसी पॉजिटिव आयन का इनफ्लक्स करवाना पड़ेगा. अंदर पॉजिटिव आयन है सोडियम. सो डीपोलराइजेशन इज रिस्पांसिबल बाय सोडियम इनफ्लक्स. ये तो पहली चीज है. अब आते हैं दो चीजें. ये फेज, दिस इज फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4. फेज 2 एंड 4 जो है वो सेम चीज है. सेम चीज का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि दोनों में तुम्हें दिख रहा है कि जो वैल्यू है प्लस मतलब नीचे की तरफ नॉर्मल की तरफ आ रही है. दैट मींस अगेन द सेल वांट्स टू बिकम नेगेटिव. अगेन द सेल वांट्स टू बिकम नेगेटिव. अब मेरे पास दो ऑप्शन है नेगेटिव करने के सेल को. आइदर मैं नेगेटिव चार्ज को अंदर ले आऊं या फिर मैं पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेजूं. तो मेरे सेल ने सोचा यार ये ज्यादा बेटर है कि मैं पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंक देता हूं. एंड दैट पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज थ्रोन आउट इज पोटेशियम. तो पॉजिटिव को मैं पोटेशियम नाम के पॉजिटिव को बाहर फेंकता हूं और मैं नॉर्मल अंदर नेगेटिव क्रिएट कर लेता हूं. सो मेरा बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा. सो जब तुम सेकंड एंड फोर्थ में देखते हो तो सेकंड में अर्ली रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल्स होते हैं, अर्ली रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल्स. एंड फोर्थ स्टेज में लेट रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल्स होते हैं, लेट रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल्स. ठीक है. जब तुम थर्ड की बात करते हो, थर्ड में क्या होता है? अब इस पोटेशियम को एंटागनाइज करने के लिए कोई अंकल आ गए. हम लोग पोटेशियम को बाहर फेंक रहे थे, क्या उसने में एक पॉजिटिव चार्ज अंदर आने की कोशिश कर रहा था, दैट इज कैल्शियम. तो अगर पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज अंदर आना चाहिए, अंदर होना चाहिए. लेकिन इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम व्हिच इज अ पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल वो अंदर आ जाता है. सो द नेट पोटेंशियल डज नॉट चेंज. ये आता है आपको फेज 3 में. इसमें द पोटेशियम इफ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू कैल्शियम इनफ्लक्स. दिस इज द गेम व्हिच इज हैपनिंग हियर. ठीक है. पोटेशियम का जितना बाहर जा रहा है उतना कैल्शियम इनफ्लक्स है सच दैट देयर इज नो चेंज. इसको प्लेटो स्टेज भी बोलते हैं. ठीक है. अब एक तो ये है, ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है. लेट्स नाउ ड्रॉ अगेन आवर ईसीजी. जब तुम ईसीजी की बात करते हो बेटा मेरे को जल्दी से बताओ पी वेव रिप्रेजेंट्स व्हाट? जल्दी फटाफट. पी वेव्स रिप्रेजेंट शाबाश. ठीक है. क्यूआरएस रिप्रेजेंट्स शाबाश. एंड टी वेव रिप्रेजेंट ठीक है तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ठीक है बहुत बढ़िया रीपोलराइजेशन. अब मुझे बताओ here in this ECG graph ventricular depolarization is represented by which number? 1 2 3 4. Depolarization is represented by which number? 1. ठीक है. तो ventricular depolarization is represented by 1 number. Ventricular repolarization is represented by what number? शाबाश. ठीक है. तो मतलब ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो तो एक्चुअली मेरा पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर डीएन रीपोलराइजेशन देख रहा है. तो पकड़ लेते हैं फिर से ईसीजी को. अगर मेरा ये और ये ठीक है व्हाट इज इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? क्यू से स्टार्ट करके आर टी पे खत्म करना है. व्हाट इज इज नोन एज? इसको बोलते हैं क्यूटी इंटरवल है ना भैया. क्यू से स्टार्ट करके टी पे खत्म करना है. तो क्यूटी इंटरवल में मेरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों इंक्लूड हो रहे हैं. तो सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ लगाऊं, मेरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो है वो ये है सेगमेंट 1 एंड मेरा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4 है. तो दैट मींस this also represent QT prolongation, sorry QT interval. This also represents QT interval. तो ये हमने बड़े अनदेखा किया था इस बात को कि एक्चुअली ये जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो एक्चुअली QT इंटरवल ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम चीज है QT इंटरवल. क्योंकि QT इंटरवल में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन दोनों होनी चाहिए. वहां पे ये भी है. अब अगर सपोज मेरे को इस QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराना है तो बहुत सिंपल है. मेरे पास QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराने की निंजा टेक्निक. मैं क्या करूं? मैं कैसे भी करके किसी भी फेज को लंबा कर दूं, लंबा खींच दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा. ठीक है. और लंबा खींचने के लिए मेरे को आयन से पंगे लेने पड़ेंगे. ठीक है. तो मेरे को आयन से पंगे लेने पड़ेंगे. तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी सी बात है. ये तो वेरी इजी गेम है. ठीक है कि मेरे को आयन से पंगे लेने पड़ेंगे. दैट मींस सपोज मैं पोटेशियम आयन को पकड़ता हूँ, मेरे ब्लड के अंदर सपोज मैंने हाइपोकैलेमिया करा दिया. ब्लड के अंदर मैंने करा दिया हाइपोकैलेमिया. ठीक है. अगर मेरे ब्लड के अंदर हाइपोकैलेमिया हो गया, सपोज ये मेरा ब्लड है, ये मेरा सेल है वेंट्रिकुलर सेल. ठीक है. सो अगर मेरे ब्लड के अंदर पोटेशियम कम है तो मुझे बताओ पोटेशियम का इफ्लक्स ज्यादा होगा कम होगा? अब पोटेशियम बाहर ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा सेल से? जल्दी बताओ.
है ना, क्योंकि अब ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा, क्योंकि अब ये इसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, भाई कम है तो हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, तो पोटेशियम विल गो मोर आउट, मोर पोटेशियम विल गो आउट। दैट मीन्स अब ये फेज और धीरे हो जाएगा, ये फेज पहले जो सिमिलरली ऐसे गिर रहा था, अब ये ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, क्यों? क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ पोटेशियम इज नाउ गोइंग आउट, ठीक है। दैट मीन्स नाउ माय जो पूरा ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। तो अब बेटा इसमें क्यूटी बड़ा है छोटा है, क्यूटी इंटरवल बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है? बढ़ गया, देखा, ये सेम चीज हुई। तो जब भी हाइपोकैलेमिया होगा क्यूटी इंटरवल बढ़ेगा, सेम फंडा। अब इसके डीप में मत जाना, बट यस सेम फंडा एप्लीकेबल है पोटेशियम कम होने के साथ साथ कैल्शियम कम होने के लिए भी एंड मैग्नीशियम कम होने के लिए भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, अगर तुम्हें शुरू से क्लास में पता हो, ये एल्ब्यूमिन अंकल जो है, एल्ब्यूमिन अंकल इज अ नेगेटिव चार्ज लड़की, बड़ी सुंदर लड़की, जिसपे सारे पॉजिटिव वाले हिट मारते हैं, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, ठीक है। सो जो भी चीज कम होगी वो उससे ज्यादा बाइंड कर जाती है। दिस इज नॉट दी परव्यू जो याद रखना है, बस ये जो चीज तुम्हें जो याद रखनी है वो ये गेम है कि पोटेशियम के कम होने से दैट इज हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया, तीनों के तीनों कैन कॉज क्यूटी इंटरवल का प्रोलॉन्गेशन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करा सकते हैं। सो अगर हम एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन पे आए, लेट्स टॉक अबाउट एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। सो यहाँ पे तीन चीजें आ सकती हैं, तीन चीजें कैन कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। द सेकंड थिंग इज डिजीज एंड द थर्ड थिंग इज ड्रग्स, DDE, या फिर तुम डेड याद रख लो, बेटर है तुम्हारे याद रखने डेड, मर गया, क्यूटी इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो मर जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है डिजीज, इलेक्ट्रोलाइट, ड्रग, ठीक है। ये तीन चीजें, डिजीज, इलेक्ट्रोलाइट, ड्रग, मर जाएगा बंदा अगर तुम्हें तीन चीजें हो गई। व्हाट डिजीज एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट MI, ठीक है। MI कैन ऑब्वियसली कॉज क्यूटी प्रोलॉन्ग, मैंने बोला ना MI में तो दुनिया के हर एज में देखा जाता है, ठीक है। तो अक्यूट MI इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। व्हाट इलेक्ट्रोलाइट? अभी मैंने बताया, कैल्शियम का डिक्रीज in the blood, potassium का decrease in the blood, hypocalcemia, hypokalemia and hypomagnesemia, all these three can cause QT prolongation. थर्ड हम बात करते हैं ड्रग्स, ठीक है। जब तुम, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बहुत इजी है, कोई नहीं, आपको एक निमोनिक याद रखना है, ABCDENF, ई तक याद रख लो। So let's start with A का मतलब antiarrhythmics. Please remember which class of antiarrhythmics are usually used in the treatment of arrhythmia. But ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि अरिथमिया ठीक करने वाले ड्रग्स भी अरिथमिया करा सकते हैं, और वो कौन सी कैटेगरी ऑफ ड्रग है जो themselves अरिथमोजेनिक होते हैं? The first जो मैंने सुबह बताया था, that is 1A and second is 3, ठीक है। तो ध्यान रखना 1A and 3 ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। 1A अगर ऑप्शन में नहीं है तो एक्चुअली 1C भी बहुत कॉमनली अरिथमिया कराता है, बट 1C डज नॉट कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। 1C इज वन ऑफ द मोस्ट अरिथमियोजेनिक ड्रग, मोस्ट अरिथमियोजेनिक ड्रग इज 1C, बट 1C डज नॉट कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। अरिथमिया जो वो कराता है उसमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन नहीं कराता। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एंटी अरिथमिक ड्रग्स व्हिच कैन कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन स्पेसिफिकली, दीज आर 1A and 3 ड्रग्स। प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हो गया। B स्टैंड्स फॉर एंटीबायोटिक, ठीक है। B stands for antibiotic. Which antibiotic am I specifically interested in? Answer is erythromycin, ठीक है। ध्यान रखना, erythromycin category of drug can cause QT prolongation. C stands for CNS वाले एजेंट्स, जिसमें दो स्पेसिफिक एजेंट्स आते हैं, एक होता है एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है, और दूसरा हो सकता है एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। तो डी में लिख लेंगे वो, चलो छोड़ो, ठीक है, लेकिन ये चल यहीं पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। विच एंटीसाइकोटिक्स एम आई इंटरेस्टेड इन? प्लीज 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 रिमेंबर, इट इज एटिपिकल, नॉट टिपिकल। Typical antipsychotics do not cause QT prolongation. It is atypical ones जो QT prolongation cause कराते हैं, ठीक है। Please remember this is the first point, and the second point जो हमें याद रखना है, antidepressant में भी which is the most toxic antidepressant, that is TCA. TCAs are known to cause QT prolongations, ठीक है, तो ध्यान रखना। D stands for diuretics, ठीक है, diuretics can also cause QT prolongation, and E stands for antiemetics. Do you know, हम लोग जो बोलते हैं ondansetron, ondansetron, ondansetron कोई साइड इफेक्ट नहीं कराता, कोई साइड इफेक्ट नहीं कराता, ऐसा नहीं है। ondansetron can also cause QT prolongation, ठीक है, जो लेते हैं। So please ध्यान रखना, these are the drugs which can most commonly cause QT prolongation. A, B, C, D, E drugs, ठीक है, and overall these are the causes of acquired QT prolongation, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, आल्सो नोन एज QT prolongation. This management is not applied to monomorphic ventricular tachycardia. This is only and only applied to polymorphic ventricular tachycardia. प्लीज पे ध्यान दे अच्छी तरीके से, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब मैनेजमेंट जब तुम करने जाते हो इसका, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है। आइदर यू हैव एन अक्यूट अटैक, ठीक है, और यू हैव अ क्रॉनिक अटैक। मतलब क्रॉनिक अटैक अभी बताता हूँ क्या है उसका मतलब, ठीक है। अक्यूट अटैक मतलब तुम्हें नहीं पता पेशेंट को कंजेनिटल, क्रॉनिक का मतलब है या तो मेरे पेशेंट को कंजेनिटल क्यूटी सिंड्रोम है कि एक्वायर्ड है, वो हमें नहीं, बहुत टाइम से है।
अक्यूट का मतलब मुझे नहीं पता, मेरा पेशेंट मैंने क्या हुआ, पेशेंट आईसीयू में एडमिट था, उसकी मैंने ईसीजी फाइंडिंग देखी, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन देखा, मेरे को अब कुछ ना कुछ करना है, मेरे पास टाइम नहीं है कि कंजेनिटल एक्वायर्ड कुछ नहीं करना, मेरे को इमीडिएटली एक ड्रग चढ़ाना है जिससे मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस कंडीशन, डू यू नो द अक्यूट अटैक को टर्मिनेट करने के लिए विच ड्रग इज यूज्ड? अगर कभी सुनाओ acute attack of QT prolongation को treat करने के लिए which is the drug which is used? The answer is magnesium sulfate. MgSO4 is a drug of choice for acute attack of QT prolongation, and second drug which can be used is isoprenaline. Isoprenaline is a beta 1, beta 2, beta 3 agonist. ठीक है, this is a very important thing, ध्यान रखना. But magnesium sulfate is known to be the drug of choice for QT prolongation. अब आते हैं chronic QT prolongation जिसमें congenital acquired दोनों हो सकते हैं. Acquired का treatment बहुत सिंपल है, ठीक है. एक्वायर्ड में अवॉइड या फिर ट्रीट द कॉज या फिर अवॉइड द कॉज, जो भी कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट कॉमनली इट इज कॉज्ड बाय व्हाट, इट इज कॉज्ड बाय डेड मतलब डिजीज व्हिच इज एमआई. ड्रग्स सच एज ड्रग्स को विड्रॉ कर लो और इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रीट कर लो, तो ट्रीट द कॉज या फिर अवॉइड द ड्रग्स, ठीक है. दिस इज द सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ एक्वायर्ड, मतलब क्रॉनिक ट्रीटमेंट ऑफ एक्वायर्ड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन. बट अगर किसी को कंजेनिटल क्यूटी सिंड्रोम्स है तो उसमें थोड़ा ना हम लोग उसको हमारी गलती थोड़ा ना थी वो, तो अब हम क्या करें इन पेशेंट्स के लिए? प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन. द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट वाज कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम इज बीटा ब्लॉकर्स. भाई बीटा ब्लॉकर्स हर जगह यूज हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत कॉमनली अरिथमिया में बीटा ब्लॉकर्स का यूज किया जाता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मैग्नीशियम सल्फेट एंड बीटा ब्लॉकर्स. मैक्सल्फ इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, बट क्रॉनिक मतलब क्या होता है, प्रोफिलैक्टिक, कि भाई मेरे को पता है इस पेशेंट को कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, मैं उनको प्रोफिलैक्टिकली बीटा ब्लॉकर्स पे रखता हूँ, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम सल्फेट तब देंगे जब उसका अटैक चल रहा हो. और अगर सपोज बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग सच दैट द क्यूटी इंटरवल इज नाउ मोर देन 0.5 सेकंड्स, बहुत ज्यादा हो चुका है, देन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज अगेन वही सेम चीज जो हमने ब्रुगाडा सिंड्रोम में किया था, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ठीक है. इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर इज द ट्रीटमेंट चॉइस. अगर उससे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, देन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बिकम्स लेटरल स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक. स्टेलेट गैंग्लियन इज द गैंग्लियन which is autonomic nervous system ganglion, तो उसको जाके ब्लॉक कर दो. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तुमने नर्व्स ही मार दी तो हार्ट रेट को कैसे इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. these are the overall treatment options for QT prolongation, QT syndromes. यहाँ पे QT prolongation also known by the name polymorphic ventricular tachycardia खत्म होता है. Let's see, this is the classical picture, very 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 classical. Whenever you see this, भागो जल्दी से मैक्स सल्फ लेने भागो, जल्दी से मैग्नीशियम सल्फेट लेने भागो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, यू हैव टू थ्री. देखो ये देखो, ये भी सेम, ठीक है. रुक जाओ, यानी ये नहीं, हाँ ये देखो, ये कैन यू सी द क्लासिकल फाइंडिंग? देखो ये बिल्कुल क्लासिकल टॉर्साज डे पॉइंट इज, ठीक है, बिल्कुल सेम फाइंडिंग है, इसको नहीं भूलना, ये ऐसे ही चलेगा. हाँ कहीं पे भी तुम्हें दिख जाए मतलब चलो भागो भागो भागो, मैग्नीशियम सल्फेट लेने भागो, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. लेट्स शो द पिक्चर ऑफ ब्रुगाडा सिंड्रोम. जैसे मैंने बताया था QRST सिंड्रोम भी बोलते हैं. QRST सिंड्रोम, फर्स्ट वी लुक फॉर ST सेगमेंट एलिवेशन इन V1 एंड V2 लीड्स, ठीक है. तो V1 एंड V2 लीड्स को पकड़ो एंड यू कैन सी इतना ब्यूटीफुल ST सेगमेंट एलिवेशन, यू कैन सी द ब्यूटीफुल ST सेगमेंट एलिवेशन. तो ये पहली चीज है, ठीक है. दूसरे में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है. सो ऑब्वियसली वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं. एंड तीसरे में QT इंटरवल जो होता है प्रोलॉन्ग्ड होता है, ठीक है. बट ये प्लीज याद रखना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे लिखा है RBB पैटर्न विद ST सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है. प्लीज रिमेंबर QRST पैटर्न इन ब्रुगाडा सिंड्रोम, वेरी वेरी क्लासिकल. जब तुम्हें पूरी दिखी जाएगी तो सब दिखेगा, लेकिन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है. ब्रुगाडा सिंड्रोम, obviously all of these arrhythmias are the causes of sudden cardiac death. Please remember, any arrhythmia can lead to sudden cardiac death. कोई भी arrhythmia can lead to sudden cardiac death. Basically sudden cardiac death का मतलब ये होता है कि कुछ cause नहीं मिला, arteries are normal, cause नहीं मिला और बंदा मर गया, ठीक है. That is sudden cardiac death, ठीक है. So this is what is all about polymorphic ventricular tachycardia, also known by the name Torsades and QT. यहाँ तक कुछ डाउट शंका तो बताओ, किसी को कुछ डाउट शंका? हेलो, ठीक है. अब हम आते हैं मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया. मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का मोस्ट कॉमन कॉज इज अगेन एमआई, बट यहाँ पे एक गेम चीज आई है, नॉट अक्यूट एमआई. अक्यूट एमआई कैन आल्सो कॉज इट, बट यहाँ पे मोस्ट कॉमनली क्रॉनिक एमआई इसमें देखा जाता है. मोनोमॉर्फिक आल्सो स्कार्ड एमआई, जिसमें स्कारिंग होती है, उनमें ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू अक्यूट एमआई, ठीक है. तो प्लीज रिमेंबर, स्कार्ड या फिर क्रॉनिक एमआई में ज्यादा कॉमन फाइंडिंग होती है मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की as compared to acute MI. So what are the hallmarks of a patient with monomorphic ventricular tachycardia? तो बहुत सिंपल चीज है, इसका सिंपल mnemonic is M cable, monomorphic cable, M cable, M cable. Please remember this M cable mnemonic. This is a very famous mnemonic which is used. M cable, monomorphic cable. So M का मतलब क्या है? Patient will have an MI की history. अभी मैंने जैसे बोला MI की history क्यों? क्योंकि we are talking about chronic MI.
मोस्ट कॉमनली मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज आर सीन इन क्रॉनिक एमआई, तभी इसलिए बोलते हैं एमआई की हिस्ट्री, क्रॉनिक एमआई, स्कार्ड एमआई, कोई भी चीज बोल लो सब सेम चीज है। द पेशेंट विल हैव एमआई की हिस्ट्री, पहला क्वेश्चन। तो तुम्हारा जो क्लिनिकल केस दिया जाएगा उसमें देगा द पेशेंट हैड 6 महीने पहले एमआई हुआ था उसको, नाउ प्रेजेंट्स विद द फॉलोइंग ईसीजी, तो ऐसे दिया जाएगा। CA ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस्ड, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए डिस्कस करते हैं। ए बहुत इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है, प्लीज इस पे फोकस करना है, थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एवी डिसोसिएशन। अब ये क्या मतलब हुआ, एवी डिसोसिएशन का मतलब हमने कहीं पहले एवी डिसोसिएशन पढ़ा है, अगर तुम्हें याद हो, एवी मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन, इसका मतलब पढ़ा हमने कहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा था 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमने पढ़ा था, बोला था कि भैया अगर ये हार्ट कंप्लीटली ये जंक्शन पे पूरा ब्लॉक हो चुका है सच दैट एट्रिया अपनी स्पीड पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, विच इज एट रेट ऑफ 60 से 100 बीट्स पर मिनट। वेंट्रिकल अपनी स्पीड पे कॉन्ट्रैक्ट करता है विच इज एट रेट ऑफ 30 से 45 बीट्स पर मिनट। व्हाई? बिकॉज ये एरिया ब्लॉक्ड है, ठीक है, दोनों के बीच में कंडक्शन नहीं हो पा रहा। दिस इज व्हाट यू कॉल एज AV डिसोसिएशन, एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन, दोनों आपस में अलग हो चुके हैं। दो कॉजेज ऑफ AV डिसोसिएशन होते हैं, पहला कॉज जो मैंने बता दिया था दैट इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, आल्सो नोन बाय द नेम 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, एंड सेकंड कॉज इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इनफैक्ट अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज पैथोग्नोमिक ऑफ मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, द आंसर इज AV डिसोसिएशन। पैथोग्नोमिक हॉलमार्क होता है कि अननोन रीजंस की वजह से द एट्रिया एंड वेंट्रिकल डिसोसिएट्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर सोचो AV डिसोसिएशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल अननोन रीजंस की वजह से आपस से डिसोसिएट हो चुके हैं, दैट मींस एट्रिया वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एट अ डिफरेंट स्पीड एंड अ वेंट्रिकल वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट स्पीड, बट यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्लॉक है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ बीट्स कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एट्रिया की कोई कंडक्शन कैन स्टिल ट्रैवल टू द वेंट्रिकल, ट्रैवल टू वेंट्रिकल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है ना, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक नहीं है। ये चीज कहाँ नहीं हो सकती थी, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक, AV डिसोसिएशन का कॉज क्या था कि भैया दोनों के बीच में ब्लॉक है, तभी AV डिसोसिएशन हुआ था। यहाँ पे अननोन रीजंस की वजह से AV डिसोसिएशन होता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि एट्रिया की कोई ना कोई बीट कैन ट्रैवल टू द वेंट्रिकल। अगर एट्रिया की कोई बीट कैन ट्रैवल टू द वेंट्रिकल तो दो चीजें हो सकती है। एक क्या देखने को मिलेगा, सपोज किसी पेशेंट को या ऐसी फाइंडिंग आ रही है, ऐसी फाइंडिंग आ रही है, बीच में अचानक से एक नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स T वेव ऐसे दिख जाएगा, फिर नॉर्मल फाइंडिंग आ रही है, नॉर्मल फाइंडिंग आ रही है, ऐसे, तो एक बीच में से चेप होके आ गया नॉर्मल फाइंडिंग, एक नॉर्मल आ गई, दैट मींस दिस इज द एट्रियल कंडक्शन जो वेंट्रिकल पे ट्रैवल कर चुकी है। ये एक फाइंडिंग हो सकती है। दूसरी क्या फाइंडिंग हो सकती है, एट्रिया की जो बीट है वो कंडक्ट हुई बट वो दिखी नहीं मेरे को। क्यों नहीं दिखी? बिकॉज वो फ्यूज हो गई विद द वेंट्रिकल की बीट, फ्यूज हो गई विद द वेंट्रिकल की बीट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो फंडा क्रिएट होते हैं, दिस इज नोन एज कैप्चर बीट एंड दिस इज नोन एज फ्यूजन बीट। तो दो टाइप की बीट होती हैं। फ्यूजन बीट तो मेरे को दिखती नहीं क्योंकि ऑब्वियसली वो वेंट्रिकल वाली वेव से फ्यूज हो जाती है, बट कैप्चर बीट इज अ बीट, ऐसी बीट जो एट्रिया से ट्रैवल की वेंट्रिकल पे पहुंची और वो मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये जो सी है ना, ये जो सी यहाँ पे केबल में, वो कैप्चर बीट्स को इंडिकेट करता है, कैप्चर बीट एंड फ्यूजन बीट्स, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो M stands for MI की हिस्ट्री, दैट इज क्रॉनिक MI, C stands for कैप्चर एंड फ्यूजन बीट, A stands for पैथोग्नोमिक हॉलमार्क व्हिच इज AV डिसोसिएशन, ठीक है। B stands for ऑब्वियसली, ये तो कोई बताने की जरूरत भी नहीं है, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स QRS, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, एवरी वेंट्रिकुलर अरिथमिया विल हैव अ ब्रॉड कॉम्प्लेक्स QRS, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, व्हिच इज मोर देन 0.12 सेकंड्स, यस। L stands for left axis deviation, very 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 important thing, these patients because of unknown reasons also have left axis deviation, ठीक है, जिसके हमें पता है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कैसे देखते हैं, इस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। एंड E stands for इन पेशेंट्स में there is effect of vagal nerve stimulation, effect of vagal nerve stimulation will not be there. Why? Can you tell me? अगर हम वेगस को स्टिमुलेट करेंगे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि वेगस नर्व को कोई इफेक्ट नहीं है, जितना मन चाहे वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लो, हार्ट रेट स्लो नहीं होगा, जितना मर्जी तुम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करो, हार्ट रेट स्लो होगा ही नहीं। ऐसा क्यों? इसका रीजन है वेगस डज नॉट सप्लाई वेंट्रिकल्स, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, डजंट सप्लाई वेंट्रिकल्स को सप्लाई ही नहीं करता। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट सप्लाई वेंट्रिकल, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं करता है। प्लीज, ये बहुत फिजियो का कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेगस डज नॉट सप्लाई द वेंट्रिकल, ठीक है। सो दिस इज द M केबल फाइंडिंग एंड लेट्स सी द पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। सो एक मिनट,
इसकी फोटो कहाँ है? पॉलीमॉर्फिक, ये देखो, दिस इज पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर, सॉरी मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया, सॉरी मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया। इसमें तुम देख रहे हो कि बिल्कुल सेम है, सारे कॉम्प्लेक्सेस सेम जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया। आई कैन नॉट सी एनी कैप्चर और फ्यूजन बीट हियर, बट सारे कॉम्प्लेक्सेस, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। बहुत कॉमनली इसका ट्रीटमेंट पूछते हैं, मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया, पॉलीमॉर्फिक का ट्रीटमेंट बताओ जल्दी से। सो बहुत सिंपल है। अब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। मेरा पेशेंट जो है हैज एन अक्यूट और अ क्रॉनिक केस, मतलब अक्यूट केस मतलब अभी अभी आ रहा है, या क्रॉनिक केस मतलब नोन पेशेंट है। अगर मेरे पेशेंट अक्यूट केस है तो दो चीज देखनी है आपको, मेरा पेशेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल। ये चीज डिसाइड करेगी हाउ टू टर्मिनेट द अटैक ऑफ वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया। अगर मेरा पेशेंट अनस्टेबल है, दैट मीन मेरे पास टाइम नहीं है मैं ड्रग्स को यूज करूं, ठीक है, तो मैं सिंपली जाके पेशेंट को डीसी कार्डियोवर्ट कर देता हूं, काम ही खत्म, डीसी कार्डियोवर्जन, ठीक है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट चॉइस, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मैं ड्रग्स के साथ गेम खेलूं। बट अगर मेरा पेशेंट स्टेबल है तो देन आई कैन यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस, एंड दैट इज आईवी अमायोडरोन as compared to IV lignocaine. This is something that you have to rectify, but yes, IV amiodarone is the drug of choice for terminating the acute attack of ventricular tachycardia. This is very very depends upon stable है कि unstable है, ठीक है। This is an acute management and acute settings में इसी फंडा को यूज कर रहा था very simply, और कुछ नहीं। Chronic मतलब हमें पता है इस पेशेंट को ऑलरेडी MI है, हमें पता है this patient is at a risk, ठीक है। So basically all of these are prophylactic. जब भी हम chronic की बात करते हैं ना, इसका मतलब prophylactically पेशेंट को हम क्या चलाएं, हम वेट नहीं करते कि उसको अटैक आए, प्रोफिलैक्टिकली हम इन पेशेंट्स को क्या चलाएं। सो मेडिकल मैनेजमेंट चला सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी तो हर जगह सेम यूज करते हैं, द सर्जरी ऑफ चॉइस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये तो हर जगह सेम है। बट मेडिकल मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा हार्ट जो है, हार्ट जो तुम्हारा हार्ट है वो गुड है कि अब नॉर्मल है, हार्ट तुम्हारा नॉर्मल है कि हार्ट अब नॉर्मल है, ठीक है, कि मतलब हार्ट में कोई और फाइंडिंग नहीं है। अगर हार्ट नॉर्मल है देन द ड्रग ऑफ चॉइस अगेन बिकम्स अ वेरी फेमस ड्रग जो हम कब से यूज करते हुए आ रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स। लेकिन अगर तेरा हार्ट ही अब नॉर्मल है तो यू कैन नॉट अप्लाई बीटा ब्लॉकर्स, बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स काम नहीं करेंगे ढंग से। सो और मुझे पता है इस पेशेंट को वीटैक हो सकता है, सो इससे बेटर है मैं उसके अंदर इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर लगा दूं, ठीक है, ताकि मेरे पेशेंट कम से कम जिंदा तो रह सके। सो ये क्रॉनिक का मतलब है बेटा प्रोफाइलैक्टिकली, कि हम वेट नहीं करते उसको अटैक आए, हम लोग ऑलरेडी उसको इन ड्रग्स पे रखते हैं। एंड एक्यूट मतलब सपोज तेरे को ईसीजी दिया, तुम्हें बोला जल्दी से कैसे मैनेज करोगे, तो तुम्हें बस देखना है स्टेबल है अनस्टेबल है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है कार्डियोवर्ट कर दो, अगर स्टेबल है तो अमायोडरोन एज कंपेयर्ड टू लिग्नोकेन, इट बिकम्स द ड्रग ऑफ चॉइस। एज सिंपल एज दैट, कुछ लंबी कहानी नहीं है, वेरी सिंपल, इतना ही है, ठीक है। हेलो, इसमें कुछ प्रॉब्लम? ठीक है। सो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से खत्म होता है। अब हम आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप, विच इज वेरी छोटा, 1 सेकंड की लाइन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो इतनी देर से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर वीफिब इज नथिंग। वीफिब इज फिब्रिलेशन का मतलब यहाँ पे वेव्स ही पहचान में नहीं आ रही है, वेव्स पहचान में ही नहीं आ रही, कुछ भी हो रहा है, कोई भी वेव पहचान नहीं आ रही। फिब्रिलेशन में हार्ट बहुत, वेंट्रिकल मोर देन 200 बीट्स पर मिनट से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि बस की नहीं है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, आपका कार्डियक आउटपुट बेसिकली आपका जीरो हो रहा है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज अप्रोचिंग जीरो, दैट मींस द पेशेंट विल डाई बिकॉज ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा, पेशेंट विल डाई। सो दिस इज द सिंपल वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में कुछ भी ऐसे ऐसे करके देखो। दो टाइप की वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, फर्स्ट इज कोर्स, जिसमें कम से कम वेव तो आइडेंटिफाई हो रही है कि वेव तो है, उसके बाद बिल्कुल फाइन आ जाता है। दिस इज कुछ भी नहीं, दिस इज व्हाट इज वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, दिस इज कोर्स वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। तो ये बेसिकली पता है, लोग वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को डॉक्टर्स हैंडराइटिंग से कंफ्यूज करते हैं, डॉक्टर्स जैसे कुछ भी लिख देते हैं ना सेम, ठीक है। तो दिस इज फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ठीक है, एंड उसके बाद पेशेंट फ्लैट लाइन, तो ऐसे होता है, डेथ ऐसे ही फाइंडिंग होती है। तो दिस इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ शॉकेबल रिदम, बोथ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया जो ऊपर पढ़ाया था एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दोनों के दोनों आर एग्जांपल्स ऑफ शॉकेबल रिदम। दैट इज व्हाई मैंने ऑलरेडी बता दिया, पेशेंट अनस्टेबल, द ट्रीटमेंट चॉइस इज कार्डियोवर्जन, आल्सो वन डिफिब्रिलेटर। सेम यहाँ पे भी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कार्डियोवर्जन, डीसी कार्डियोवर्जन, आल्सो नोन बाय द नेम डिफिब्रिलेटर। बट इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं वीफिब में, नॉट ओनली वी डिफिब्रिलेट, वी आल्सो गिव सीपीआर। सीपीआर की साइकिल चलती है, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, पहले एक साइकिल सीपीआर की देते हो, फिर बोलते हो, हाथ ऊपर उठा लेते हो और बोलते हो क्लियर, और जिस टाइम पे क्लियर बोलते हो उस टाइम पे शॉक दिया जाता है। फिर से सेम चीज सीपीआर की साइकिल दी जाती है, फिर हाथ ऊपर उठा लेते हो, बोलते हो क्लियर, और फिर डिफिब्रिलेशन शॉक दिया जाता है। यही तुमने शोज में भी देखा होगा, बट ओनली एंड ओनली गिवन इन शॉकेबल रिदम सच एज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यू कैन नॉट गिव, अगर एसिस्टोल हो गया तो तुम्हारा शॉकेबल रिदम का ये शॉक देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं पहले सीपीआर क्या करता है, ये एसिस्टोल को ठीक करता है,
ठीक है, इसको हार्ट को नॉर्मल बीट कंट्रैक्शन करने की कोशिश करता है। जब नॉर्मल की बीट शुरू होती है तब हम लोग डीसी कार्डियोवर्जन या डिफिब्रिलेटर मारते हैं। ठीक है, सो एसिस्टोल में कोई मतलब नहीं है तुम्हारा शॉक देने का। ठीक है, तो इसलिए सीपीआर वहां दिया जाता है, सीपीआर को तभी इसको साथ में दिया जाता है, डिफिब्रिलेटर एंड सीपीआर को दोनों साथ में दिया जाता है पेशेंट रीफिब। ठीक है, ताकि कुछ ना कैसे करके हम पेशेंट को बचा लें। ठीक है, सो दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वीफिब का ईसीजी रखा था? नहीं, वीफिब ईसीजी कैसे रखा था? ठीक है, जो भी वीफिब का ईसीजी रखा, बट यही ईसीजी जो मैंने बताया एग्जैक्टली सिमिलर, बिल्कुल सेम ही तरीके से लगता है, सेम कोर्स एंड फाइनली डेथ। सो दिस इज व्हाट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, फिर आते हैं एक अजीब सा रिदम जिसको बोलते हैं इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज इडियोवेंट्रिकुलर रिदम? इडियो मतलब इडियोपैथिकली, वेंट्रिकल मतलब ओरिजिनेट वेंट्रिकल से कर रहे हैं, रिदम मतलब ऑब्वियसली रिदम है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इडियोवेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल बेसिकली एस्केप रिदम का एग्जांपल होता है। दिस इज एन एस्केप रिदम। ठीक है, तो याद है हमने पढ़ा था कि हार्ट कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है। याद है हमने पढ़ा था कि अगर हार्ट 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में हार्ट ब्लॉक हो चुका है, दैट मींस एट्रिया से कोई भी कंडक्शन वेंट्रिकल पे नहीं जा रही है। अगर एट्रिया से कोई भी कंडक्शन वेंट्रिकल पे नहीं जा रही है तो वेंट्रिकल के पास दो ऑप्शन है, या तो मर जाए या फिर एक इडियोवेंट्रिकुलर रिदम स्टार्ट करे। वेंट्रिकल किस बीट पे रिदम स्टार्ट करता है? कितनी बीट्स होती हैं उसकी जिस पे वो रिदम स्टार्ट करता है? कितनी बीट्स पे रिदम स्टार्ट करता है? 30 से 45 बीट्स पर मिनट, अगर तुम्हें याद हो। मैंने बोला था एट्रिया स्टार्ट्स बीट्स एट 60 से 75, जंक्शनल स्टार्ट्स द एस्केप बीट एट 40 से 60 एंड वेंट्रिकल स्टार्ट्स एट 30 से 45। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 यहाँ पे 45 लिख लो। ठीक है, सो इज ज्यादा बेटर। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वेंट्रिकल स्टार्ट्स द एस्केप रिदम मतलब एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ बीट ऑफ 30 से 45 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो नॉर्मली इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एट 30 से 40, उसको बोलते हैं इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। ठीक है, आईवीआर जो भी बोल लो। बट अगर कुछ केस में वेंट्रिकल की और शक्ति आ गई, बहुत शक्ति आ गई कि वो 50 से ज्यादा स्पीड पे भी 50 बीट्स पर मिनट से ज्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम, एआईआर। एक्सेलरेटेड क्यों? ऐसा कोई बड़ी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज नॉर्मली वेंट्रिकल की औकात कितनी है, वेंट्रिकल की क्षमता कितनी है? 30 से 45 बीट्स पर मिनट की कॉन्ट्रैक्ट कराने की। लेकिन अगर वो 50 से ज्यादा करवा पाता है, 45 से ज्यादा करवा पाता है, तो उसको बोलते हैं दिस इडियोपैथिक वेंट्रिकुलर रिदम इज एक्सेलरेटेड, AIR, accelerated idioventricular escape rhythm बोलते हैं। And mind you, the most common cause of escape rhythm, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, what is the most common cause of idioventricular escape rhythm is again MI, but which type of MI? Reperfusion. MI associated with reperfusion. Reperfusion इंजरी हो जाती है ना, जब हम क्या करते हैं, अगर सपोज क्या है, ये हार्ट है, ये मेरी ब्लड वेसल है, और यहाँ पे सपोज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का कॉज क्या था? सपोज यहाँ पे क्लॉट था, ठीक है, जिसने ब्लड सप्लाई रोक दिया, तो हमने क्या किया? थ्रोम्बोलिसिस कराया और इस क्लॉट को हटा दिया, फिर जो भी पीसीआई कराया, स्टेंटिंग कराई और इस क्लॉट को हटा दिया। अब जब क्लॉट होता है ना, उसके आगे वाली ब्लड वेसल्स बिकम लीकी, दे बिकम डैमेज, दे बिकम लीकी। तो जैसे ही तुम इस क्लॉट को हटाते हो कैसे भी करके, तो यहाँ से ब्लड लीक होना शुरू होता है एंड इट कैन अगेन लीड टू एमआई। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल्स वगैरह एक्यूमुलेटेड होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इस रीजन की वजह से इसको पढ़ना। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज रिपरफ्यूजन इंजरी, रिपरफ्यूजन एमआई। ठीक है, सो रिपरफ्यूजन एमआई में जो मोस्ट कॉमन अरेथमिया होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेथमिया इन रिपरफ्यूजन इंजरीज इज व्हाट इज एआईआर। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एआईआर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिपरफ्यूजन इंजरी एसोसिएटेड, जो रिपरफ्यूजन इंजरी वाला एमआई, उसमें मोस्ट कॉमनली ये देखा जाता है, एआईआर। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये प्लीज अच्छी तरीके से ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली अगर कोई रिदम वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है तो मैंने ऑलरेडी बताया, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होगा पहली फाइंडिंग। सेकंड फाइंडिंग होगा देयर विल बी नो पी वेव्स, एंड थर्ड फाइंडिंग होगा कि अबनॉर्मल। ठीक है, तो यही सेम चीज तुम देख रहे हो, देखो इधर देखो, ध्यान क्या। ठीक है, ये देखो बेटा, ये देखो, ये ना, इसमें कोई पी वेव नहीं है, कोई भी पी वेव मेरे को नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है और ऑब्वियसली अबनॉर्मल शेप वाला है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल एज क्या कहते हैं, इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। एंड यू कैन अच्छी तरीके से सी इसका जो हार्ट रेट है वो भी कम है। हार्ट रेट बता बेटा इसका कितना है, जल्दी से कैलकुलेट कर, हार्ट रेट कितना आ रहा है ना? तो बस ठीक है, तो एआईआर होगा। ठीक है, दिस वुड बी एआईआर, क्योंकि 50 से ज्यादा है, तो बस या ठीक है, तो 50-60 के बीच में। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी, दिस इज व्हाट यू कॉल एज इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। डोंट गेट इट कंफ्यूज। अब तुम कोई बोलोगे अरे सर सेम चीज फाइंडिंग में तो हमारे को टैकीकार्डिया भी दिखता है, वीटैक, बट वीटैक इज अ टैकीकार्डिया, दिस इज नॉट अ टैकीकार्डिया। हार्ट रेट 100 से ज्यादा है ही नहीं।
बीटेक अगर तुम देखोगे इट इज टैकीकार्डिया बेटा, टैकीकार्डिया होता है, बिल्कुल तेज तेज स्पीड पे जाता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बिल्कुल तेज से 100 से बहुत तेज होता है इसका हार्ट रेट, ठीक है। तो ये बीटेक नहीं है बेटा, बहुत स्लो है इसकी हार्ट बीट, तो प्लीज डोंट गेट इट कंफ्यूज, ठीक है। ये एआईआर है, एक्सेलरेटेड रेडियोवेंट्रिकुलर एस्केप रिदम, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है हमारे को, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट छोटा सा एक चीज, ठीक है, व्हाट इज दैट नोन एज, बहुत एक छोटी सी फिनोमेना एक देखा जाता है ईसीजीज में, बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अच्छा एक चीज मैं बता ही देता हूँ, सपोज क्या हुआ, एक बहुत एक गेम हुई, एक अच्छी सी गेम हुई, व्हाट इज दैट गेम, मैं एक गेम बताता हूँ, ठीक है। द गेम व्हाट इज हैपनिंग इज, क्या हुआ, जब भी एनी पेशेंट विद एवी डिसोसिएशन, मैंने बोला दो कॉजेज है हमारे पास एवी डिसोसिएशन के, एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और दूसरा हो सकता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है। दो ही कॉज होते हैं पूरी ईसीजी में एवी डिसोसिएशन के, वीटैक एज वेल एज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये गेम देखो, एट्रिया और वेंट्रिकुलर अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा होती है, ठीक है, और सुपीरियर वेना कावा से कनेक्टेड होती है, ऑब्वियसली हमारी एक ब्रांच होती है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। सो अब क्या होता है, सपोज एट्रिया और वेंट्रिकुलर अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करें, कि जिस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी टाइम पे वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो बंद होगी, है ना भैया, और यहाँ पे जो ये पल्मोनरी वॉल्व है विल बी ओपन सो दैट ब्लड सारा बाहर इजेक्ट हो जाए। सेम चीज यहाँ अब, लेकिन इससे वेंट्रिकल का ब्लड तो बाहर निकल जाएगा, बट एट्रिया का ब्लड तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एट्रिया का ब्लड जाएगा कहाँ बेटा, उल्टा सुपीरियर वेना कावा में, एंड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा द ब्लड विल गो टू द इंटरनल जुगुलर वेन। सो एंड सडनली जेवीपी राइज करेगा, सडनली जेवीपी जो है राइज करेगा, जुगुलर वीनस प्रेशर सडनली राइज करेगा, ठीक है। दिस इज ऑन जेवीपी की जो वेव्स होती हैं उस पे इसको बोलते हैं कैनन ए वेव्स। जेवीपी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहां पे इसको बोलते हैं कैनन ए वेव्स। और ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैनन ए वेव्स आर सीन इन व्हाट, it is seen in AV dissociation which can be either because of ventricular tachycardia or because of complete heart block। ये इसका मतलब क्या होता है, कब देखा जाता है कि अगर एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे बेटा, कि सिनोएट्रियल, क्योंकि पहली बात हमें पता है कि एट्रिया 60 से 100 बीट्स पर मिनट में कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल जो है वो 30 से 45 बीट्स पर मिनट में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। एट्रिया की रिदम इधर जाना चाहती है, वेंट्रिकल की रिदम ऊपर जाना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ये रुक जाएगा, है ना, ठीक है। तो एट्रिया अलग से वेंट्रिकल अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली। अगर एक मतलब जिस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन है उसी सेकंड पे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो वेंट्रिकल तो अपना ब्लड इजेक्ट कर पाएगा, बट एट्रिया को अपना ब्लड कहां से इजेक्ट करेगा, तो पीछे की तरफ ब्लड जाएगा एंड सडनली जेबीपी राइज होगा। दिस इज व्हाट यू कॉल एज कैनन ए वेव्स, ठीक है। दिस इज अ सिंपल भाषा में समझाना ऑफ कैनन ए वेव्स, दिस इज हॉलमार्क ऑफ एवी डिसोसिएशन। सो पहले बात तो ये एक फिनोमेना था। दूसरी बार एक फिनोमेना मैं जो मैं बताना चाहता हूँ उसको बोलते हैं एंटीसिपेशन सिंड्रोम। बस एक थ्योरेटिकल फिनोमेना है, इसको मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस पता होना चाहिए व्हाट इज एंटीसिपेशन सिंड्रोम। कहीं अगर पूछ ले तो एंटीसिपेशन सिंड्रोम इज आल्सो नोन बाय द नेम एशरमैन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, अब हार्ट ना बहुत चंट है, ठीक है। हार्ट को क्या हुआ, हार्ट के अंदर सपोज किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ। एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ का मतलब क्या है, ऑब्वियसली एट्रियल किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, दैट मींस ये आया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, QRS complex, ठीक है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। आफ्टर एट्रियल फिब्रिलेशन देयर इज अ लॉन्ग पॉज, आफ्टर ऑब्वियसली एक पॉज आता है। कब तक पॉज आता है, जब तक एक साइनस रिदम वापस रिस्टोर नहीं हो जाती, तो हमने नॉर्मल साइनस रिदम रिस्टोर कर दी। अब इसके बाद क्या होता है, हार्ट को क्या लगता है, हार्ट एंटिसिपेट करने लगता है कि नॉर्मली मेरे पास क्या होता है, एक रिदम आती है, फिर लॉन्ग पॉज होता है, फिर एक रिदम आती है, तो हार्ट को अब लगता है अब क्या होगा, एक लॉन्ग पॉज होगा। तो वो क्या करता है, बिकॉज हार्ट एंटिसिपेट्स कि भैया अब तो लॉन्ग पॉज आने वाला है, लॉन्ग पॉज आएगा, तो वो क्या करता है, अपनी कंडक्शन स्लो कर लेता है, ठीक है। कंडक्शन स्लो करने का मतलब किसकी, स्पेसिफिकली किस एरिया की कंडक्शन स्लो, राइट बंडल ब्रांच की, ठीक है। तो क्योंकि वो राइट बंडल ब्रांच की कंडक्शन स्लो कर लेता है, दैट मींस इट एक्ट्स एज अ नेचुरल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इसका मतलब अब राइट बंडल को, राइट साइड को कौन डीपोलराइज करेगा, लेफ्ट साइड शुड डीपोलराइज। तो एक अब नॉर्मल सी वेव प्रोड्यूस होती है इसके बाद, पी वेव, ये पी वेव आई, ये क्यूआर अजीब सा वेव प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज व्हाट यू कॉल एज एंटीसिपेशन सिंड्रोम, ठीक है। क्या होता है बेटा एंटीसिपेशन सिंड्रोम इन पेशेंट्स विद एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि हमें पता है आफ्टर एट्रियल फिब्रिलेशन देयर विल बी अ लॉन्ग पॉज टू रिस्टोर द नॉर्मल साइनस रिदम। तो हार्ट को लगता है क्योंकि अब नॉर्मल साइनस रिदम के पास फिर से एक लॉन्ग पॉज आने वाला है, तो हार्ट नॉर्मली अपनी कंडक्शन स्लो कर लेता है, स्पेसिफिकली ऑफ द राइट बंडल ब्रांच। सो ये एक्ट करता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की तरह। सो ये अब नॉर्मल वेव प्रोड्यूस करता है, बट दिस वेव विल ऑलवेज हैव पी वेव। तो प्लीज रिमेंबर यहाँ पी वेव होगा, ये भूलना नहीं है, पी वेव होगा, दिस इज द पी वेव, ठीक है। दिस इंडिकेट्स ये ऊपर से आ रही है रिदम, सिनोइटल नोड की रिदम है,
ठीक है, तो राइट साइड हैज टू नाउ द बिकॉज इट इज एक्ट्स एज राइट बंडल ब्लॉक, सो लेफ्ट साइड नाउ हैज टू डीपोलराइज द राइट साइड, देयर विल बी अ ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स व्हिच विल प्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि कभी भी वेंट्रिकल डीपोलराइज करके मैंने 50 बार बोला है हमेशा, व्हेनेवर वेंट्रिकल या फिर एनी सेल ऑफ द हार्ट डीपोलराइज एनीथिंग देयर विल बी अ ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड देयर विल बी अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। तो ये सेम चीज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है जो ये देखने को मिलता है। दिस फिनोमेना इज व्हाट यू कॉल एज एशरमैन सिंड्रोम, एशरमैन फिनोमेना या फिर एंटिसिपेशन सिंड्रोम। बेटा यहाँ पे कुछ डाउट एंटिसिपेशन सिंड्रोम में और तुम्हारा कैनन एवियस में कोई डाउट? कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट? ओके, सो नाउ वी कंक्लूड द फाइनल टॉपिक एंड दैट फाइनल आखिरी टॉपिक इज बस एक छोटा सा सिक्स साइनस सिंड्रोम। ठीक है, तो व्हाट इज सिक्स साइनस सिंड्रोम? नाम में लिखा है आपका जो साइनस है, साइनस मतलब यहाँ कौन साइनस? वी आर टॉकिंग अबाउट सिनोएट्रियल नोड। ये क्या है? ये सिक है। सिक का मतलब क्या है? कभी ये तेज फायर कर देता है जिसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाता है, कभी ये धीरे फायर कर देता है जिसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। सो अगर तुम्हें एक ही ईसीजी के अंदर वन ईसीजी या वन स्ट्रिप shows both tachycardia and bradycardia, shows both tachy and bradycardia और कोई abnormality नहीं है, ठीक है, और कोई abnormality नहीं है, सडनली तुम्हारी palpitation शुरू हो जाती है और palpitation से खत्म हो जाती है। ऐसा तुम ये पेशेंट बताएगा कि यार मेरे को ना अचानक से ऐसे घबराहट होती है और घबराहट अपने आप ठीक हो जाती है और फिर चक्कर खा के मैं गिर जाता हूँ। क्यों गिर जाता हूँ? क्योंकि ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द टिपिकल कंप्लेंट ऑफ सिक्स साइनस सिंड्रोम। सिक्स साइनस सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज जो है इज ओल्ड एज। ओल्ड एज की वजह से सिनोएट्रियल नोड गेट्स डीजनरेटेड, फाइब्रोज्ड, degeneration या fibrosis of synovial node. This is the most common cause of sick sinus syndrome कि old age की वजह से synovial node gets degenerated and क्या कहते हैं fibrosed. So अब question पूछते हैं which is overall the most common tachycardia seen in sick sinus syndrome and which is overall the most common bradycardia which is seen. So the most common tachycardia which is seen in patients is atrial fibrillation. AFib is the most common type of tachycardia and with bradycardia तो सबको ही पता है as compared to bradycardia तो सबको ही पता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, ब्रैडीकार्डिया नॉर्मली होता है, मतलब आराम से सिंपल ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, सिंपल ब्रैडीकार्डिया यूजुअली ब्लॉक्स नहीं होते हैं बट सिंपली हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है सिक्स साइनस सिंड्रोम का? पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर। अगर हमें किसी को लगता है कि इस पेशेंट को सिक्स साइनस सिंड्रोम है, चुपचाप जाके परमानेंट पेसमेकर अप्लाई कर लो, इज अ सिंपल ट्रीटमेंट चॉइस। तो व्हेन यू सी अ पेशेंट, मैं दिखाता हूं तुम्हारे को ईसीजी ऑफ सिक्स साइनस सिंड्रोम। सो दिस इज द टिपिकल ईसीजी ऑफ सिक्स साइनस सिंड्रोम। यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है अजीब सा है, हार्ट रेट कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, ब्रैडीकार्डिया है, पॉज आ रहा है बीच बीच में, अजीब सा ईसीजी फाइंडिंग प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट इज सिक साइनस। साइनस जो है बिल्कुल सिक है कि अचानक से टैकीकार्डिया, तुम्हें दिख रहा है ये पूरी सीरीज ऑफ टैकीकार्डिया चल रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर अचानक से पॉज आ जाता है, ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, ऑब्वियसली आफ्टर एट्रियल फिब्रिलेशन एक पॉज तो आएगा आएगा, तो ये एफिब है, ये अजीब तरीके का एफिब है। ठीक है, बट यस, तो उसके बाद कंपनसेटरी पॉज, फिर ब्रैडीकार्डिया शुरू हो जाता है। तो बहुत रैंडम फाइंडिंग्स, रैंडम सीरीज ऑफ फाइंडिंग चल रही होती है, नॉन स्पेसिफिक। दिस इज सिक्स साइनस सिंड्रोम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, एक बार जल्दी से मेरे को एक चीज बतानी है तुम्हारे को, एक जल्दी से एट्रियल फ्लटर वर्सेस एट्रियल फिब्रिलेशन वर्सेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वर्सेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसको साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ। एट्रियल फ्लटर में ऑब्वियसली यू विल सी ऐसे पी वेव्स देखने को मिलेंगी जिनको सॉटूथ वेव बोलते हैं, 1 2 3 एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन में भगवान जाने कौन सी वेव्स है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, भगवान जाने कौन सी वेव है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, भगवान जाने जितने वेव है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसको फ्लटर वेव्स बोलते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देयर विल बी नो कांसेप्ट ऑफ पी वेव, जो हमने ऑलरेडी बताया। दिस इज एक्चुअली व्हाट यू सी, लगातार ऐसी फाइंडिंग, ऑब्वियसली इट इज टैकीकार्डिया, दिस इज टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वीफिब में हम कोई भी वेव को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी आ रहा है ऐसे, ये कोर्स वी वेव एंड ये बिल्कुल फाइन वी वेव। ठीक है, मैं वीफिब सॉरी कोर्स वीफिब ऐसे है, कोर्स वीफिब और उसके बाद बिल्कुल फाइन, ये फाइन वीफिब हो जाता है। सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कौन क्यूआरएस, कौन टी वेव, कौन पी वेव, कुछ आइडेंटिफाई नहीं होता। दिस इज वीफिब। सो दीज आर दी 4 लगातार फाइंडिंग्स। प्लीज इनमें कंफ्यूज नहीं होना कभी भी जिंदगी में, फ्लटर फिब्रिलेशन टैग वी टैग वीफिब में कभी कंफ्यूज नहीं होना। इट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय सब एंड द मोस्ट कॉमन इमरजेंसी है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स द होल ईसीजी सीरीज। सो डन, रिया बंद कर दे।